Welcome to iKnowledge Hub. Uh, we are continue with ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस मैनेजमेंट के जो हम ऑफिस मैनेजमेंट की बुक को जो फॉलो कर रहे हैं उसका फोर्थ चैप्टर ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करते हैं और रिमेनिंग पार्ट जो भी है उसका इस एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में हमने उसकी हिस्ट्री देखी, उसके डेफिनेशन देखे कि ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, फिर इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने 4 टॉपिक है इसके अंदर। तो उसके अंदर 2 के बारे में डिस्कस किया था कि लाइन और डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड वन इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी कैन डिस्कस दो जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में हम समझेंगे। एक है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट वन इज अ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सो लाइन एंड स्टाफ के बारे में हम जानते हैं। तो लाइन एंड स्टाफ में के बारे में ये है कि उसका स्ट्रक्चर भी हम समझेंगे कि किस तरह से अथॉरिटी अपर लेवल से डाउन टू किस तरह से आती है। इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन lives on a business firms politics and particular participate practices or are carried out on a line further down to line of the authorities and responsibilities. The work is carried out on a functional basic is department by department। मतलब कि ऊपर से जो अथॉरिटी आती है वो वन बाय वन, जो सपोज कि सबसे अपर लेवल से कि और मतलब कोई भी ऑर्डर दिए गए हैं तो उसको डिवाइड कैसे करते हैं। तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का जो हेड रहेगा वो उसके नीचे के बंदों को ऑर्डर देगा। मतलब ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाएगा, कोई दूसरे डिपार्टमेंट का आदमी आपको ऑर्डर नहीं दे सकता। ठीक है। द स्टाफ फॉर फ्यूचर कम्स इन when a group of the expert assist manage as advisors to all the various department in many concert to be concerned to concert the office manager become the functional office covering the certain business activity। मतलब जो भी चिंताएं हैं तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाएगा, यानी कि एनी अदर फंक्शन ऑफ द सर्टेन बिजनेस एक्टिविटी। मतलब जो बिजनेस एक्टिविटीज इस डिपार्टमेंट की जैसी चल रही है उसी डिपार्टमेंट को वो कैरी फॉरवर्ड होगा। बट द ही एक्ट एज अ स्टाफ ऑफिस टू मैनी अदर फंक्शन डिपार्टमेंट बाय एडवाइजिंग on matters such as the record management, correspondence, and other business and other office services that may be confirmed in other department। मतलब कि एक दूसरे के डिपार्टमेंट तो मतलब रिकॉर्ड में क्या है, तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट, कोरस्पॉन्डेशन क्या चल रहा है तो वो ऑफिस सर्विसेज जो है उसी के बारे में वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। एज शोन इन द पार्शल लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मेंटेन इन द नेक्स्ट पेज। मतलब नेक्स्ट पेज देयर इज ए क्लियर कट फ्लो ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो आपको चार्ट अगर देखोगे तो वो इजीली आप समझ पाओगे कि किस तरह से ऑथोरिटी अपर लेवल से डाउन टू अर्थ आती है। अभी इसके अंदर मैं आपको एक बता देता हूं कि सेकंड पेज, ये पेज में देखिए। सो ये पेज के अंदर आपको दिखेगा कि ऊपर सीईओ है और उसके नीचे अलग अलग अथॉरिटी है और उसके डिपार्टमेंट के बंदों को उसके नीचे होते हैं। सो ये हम समझते हैं कि किस तरह से। और देखो ये आप अगर
बुक लोगे तो ही वो इजीली आप समझ पाओगे। तो सीईओ के नीचे सपोज कि प्रोडक्शन मैनेजर आता है, फाइनेंस मैनेजर आता है, मार्केटिंग मैनेजर आता है और पर्सनल मैनेजर आता है, और उसी के नीचे असिस्टेंट मैनेजर भी आता है। तो देखिए हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट समझते हैं, तो पर्सनल प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे कौन आएगा, असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर आएगा, फिर बजट मैनेजर आएगा, फिर फैक्ट्री मैनेजर आएगा, और फैक्ट्री मैनेजर के नीचे फॉरमेंस होते हैं, 1 2 3 4 जो अलग अलग होंगे। फिर दूसरे मतलब उसके अंदर वो डिवाइड भी कर सकता है कि कौन सा काम कौन करेगा, ठीक है। जैसे फाइनेंस के अंदर, तो फाइनेंस मैनेजर के अंदर आएगा अकाउंट मैनेजर और जनरल अकाउंट मैनेजर, मतलब डे टू डे की एक्टिविटीज जो होती है अकाउंट की, उसके लिए जनरल अकाउंट मैनेजर। और कंपनीज के बड़े जो अकाउंट्स है या बड़े लेवल पे जो डिसीजन लेने हैं, तो वो उसके लिए अकाउंट मैनेजर वो अलग रहते हैं। अभी इसके अंदर देखते हैं कि सीईओ के नीचे सपोज असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है। तो ये मतलब मार्केटिंग मैनेजर के अंदर असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर रहेगा, उसके अंदर रहेगा मार्केटिंग रिसर्च ऑफिसर। पहले तो वो रिसर्च करेगा ना कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है क्या नहीं है, उसका काम सिर्फ रिसर्च करना रहता है, प्रोडक्ट डालने के पहले, प्रोडक्ट डालने के बाद का रिएक्शन मार्केट का क्या है, तो ये सब सर्वे करना, ये सब रिसर्च करना उसका काम है। फिर उसके अंदर आता है सेल्स प्रमोशन। फिर उसके बाद सपोज कि कोई लैकिंग हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहे हैं ठीक से, तो वो प्रमोशन, जो सेल्स के प्रमोशन के बंदे होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, उनको ये रिपोर्ट जाती है। और उसके नीचे सिटीज भी होती है कि 1 2 3, जैसे सपोज अगर सिटी है, फिर सिटी के डीलर्स होते हैं, डीलर के नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, ये सब एक के नीचे एक होता है। और इस तरह से रिपोर्ट बनती है। सॉरी, पर्सनल मैनेजर, तो अभी पर्सनल के अंदर कौन से एक्टिविटीज आते हैं, तो एक तो पहली बात है कि रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफिसर। अभी देखो कंपनी में कौन से बंदों की ज़रूरत है, कितने बंदों की ज़रूरत है, वो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट करता है। फिर वेलफेयर ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर इनको सबको देखता है कि किसके क्या रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, उनके कुछ क्लेम्स है कि नहीं, इस तरह से वो वेलफेयर ऑफिसर सब कुछ देखता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर, आईआरसी ऑफिसर, पीआरओ वगैरह सब होते हैं, ये सब पर्सनल ऑफिसर में आते हैं, जो जिनका काम है समाज के अंदर अलग अलग मतलब उनको एक क्या बोलते हैं कि उसकी एक कंपनी की बेसिक जो पहचान है वो बरकरार रखनी, और जिस काम के लिए कंपनी ने उन्हें जो कार्य सुपुर्द किया है, तो वो उस कार्य को वो कंप्लीट किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो वो काम उनको करना होता है। तो ये स्टाफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट उसका ऊपर से एक दूसरे के नीचे ये सब जाता है, वर्क अलॉटेड होता है। नाउ हम देखेंगे लास्ट वन है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कमिटी, तो आप ऐसे थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि कमिटी क्या होती है। द कमिटी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट जनरली फंक्शन इज कंजक्शन conjunction with some others from the organization। तो कमिटी की रचना कब होती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंजक्शन होता है, तब उसकी मतलब उसके लिए उसकी रचना की जाती है। द फॉर्म ऑफ एन कमिटी हैज बिकम ए यूजुअल एंड कॉमन फीचर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, और कमिटी are found
to exit in different RS and at different level of the organization structure in both business and non-business organization. तो देखिए, जहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, उसके लिए कमिटी की रचना की जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्टिव कंपनी या मार्केटिंग कंपनी में ही उसकी ये रहती है, और मतलब नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी कमिटी की रचना की जाती है। अकॉर्डिंग टू टेरी, अब टेरी क्या कहते हैं, एक कमिटी is a body of person elected or appointed to meet on the organized based on the discussion of and the dealing with the matter both before it। मतलब कि कमिटी कब बनाई जाती है, तो मतलब कमिटी की रचना तब की जाती है जब इलेक्टेड और सिलेक्टेड, समझे, कि अपर अथॉरिटी कुछ कुछ लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट के बंदों को लेते हैं और एक कमिटी की रचना करते हैं। अब वो कमिटी की रचना करने के बाद उनका काम रहता है कि उस चीज का जो भी कॉन्फ्लिक्ट तैयार हुए है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, उसका सॉल्यूशन लाए। ठीक है। अभी कमिटी के भी प्रकार है, सुनो। कमिटी एक रचना की उसलिए नहीं, मगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए अलग अलग कमिटी की रचना की। एग्जीक्यूटिव कमिटी, मतलब एग्जीक्यूटिव कमिटी क्या है, इट इज अ कमिटी हैविंग द पावर एंड एक्ट जनरली ऑफ स्पेशली। इट इज एंड हाउ एवर मोर कॉमनली ए बॉडी विथ पावर टू गवर्न और एडमिनिस्ट्रेट। इट इज कपल्ड विद द लाइन अथॉरिटी। मतलब अभी देखो, एग्जीक्यूटिव कमिटी हुई तो मतलब वो कमिटी कैसी हुई कि अपर लेवल के अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हुए, तो उनको अपॉइंट करके कुछ भी चीज के साथ छानबीन करनी है या कुछ भी रिसर्च, मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसकी रचना होती है। सेकंड है स्टैंडिंग कमिटी। ये शब्द तो आपने कई बार सुना होगा। A standing committee is performed for a specific purpose। देखिए, कोई एक पर्टिकुलर कुछ इवेंट या किसी के लिए ही स्टैंडिंग कमिटी की रचना की जाती है। It is a formal type and conduct the routine business delegate to it at regular meeting। मतलब रेगुलर मीटिंग की तरह ही उससे की स्टैंडिंग कमिटी की रचना होती है। स्टैंडिंग कमिटी का थोड़ा बहुत समझ गए कि उसका तुरंत सॉल्यूशन लाना कोई भी इसका, और उसको लंबा नहीं चलाते। तो स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष जो भी बनाए जाते हैं उनको वो तुरंत ही उसको रिजल्ट देना होता है, इस तरह से। अब थर्ड वन है एडहॉक कमिटी। अब एडहॉक कमिटी क्या है, इट इज अ टेम्पररी कमिटी formed for a particular purpose, fact founding the exploration, जांच पड़ताल करना, exploration और investigation committee usually come under the category। समझ गए, जांच पड़ताल कुछ करनी है तो एडहॉक की रचना की जाती है और तुरंत उसका डिसॉल्व हो जाती है। When purpose of an ad hoc committee is accomplish its report to the appointed authority and then cases to exit। सीधी सी बात है, उन्हें तुरंत रिपोर्ट देकर और उसकी बर्खास्त की जाती है, उस कमिटी को तुरंत डिसॉल्व कर दिया जाता है। अब रही जॉइंट कमिटी। जॉइंट कमिटी, इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ द पर्पस ऑफ coordinating the activities of two or more committees। मतलब कभी कभी इसके अंदर जॉइंट कमिटी यानी दो कमिटियां होती हैं कि सपोज कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो समझो कि एक उदाहरण देता हूं कि फाइनेंस और अकाउंट दोनों भी रहे, तो उसकी वो वैसी कोई चीज के लिए उन्हें बनाया जाता है। मतलब दो अलग अलग कमिटी को भी जॉइंट कमिटी बोलते हैं।
कि दोनों जगह वो लोग हो, ऐसा। फॉर इंस्टेंट ऑफ जॉइंट कंसल्टेंटिव कमिटी में कंसाइड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज कमिटी। कभी कभी ये एम्प्लॉय के भी कमिटी में से होते हैं, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो गई है तो एम्प्लॉय के प्रॉब्लम हो गए और वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मैनेजमेंट के साथ, तो कुछ बंदे मतलब इसमें से भी होते हैं, किसमें से, कि एम्प्लॉयज में से होते हैं और कुछ अपर लेवल के भी होते हैं। इस तरह से वो जॉइंट कमिटी की रचना कर जाती है और जो भी प्रॉब्लम है उसको उसका सॉल्यूशन लाया जाता है इन्वेस्टिगेशन करके। ऑफिस कमिटी, अब ये ऑफिस पूर्ति ही है कमिटी। द ऑफिस कमिटी आर दोज committees which are insured with the task of the management, ऑफिस मैनेजमेंट। तो उनको ऑफिस मैनेजमेंट कुछ प्रॉब्लम हो गई ऑफिस में के अंदर, जहाँ पे बहुत बड़ी ऑफिस है, तो उसके अंदर ऑफिस मैनेजमेंट के रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसको सॉल्यूशन के लिए लिया जाए। द पर्पस एंड द फंक्शन ऑफ एन ऑफिस कमिटी depends upon its natural and the work assist to it। whereas ऑफिस कमिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड वर्क, मतलब जो वर्क असाइनमेंट जो भी रहा, जो भी रिलेटेड वर्क रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहे उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करती है। सो ये 4 प्रकार है ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके अंदर हमने देखा कि पहली है लाइन और डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, और फोर्थ है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी पांच पांच कमिटी की बताए गए हैं प्रकार, जिसके अंदर है एग्जीक्यूटिव कमिटी, second one is the standing committee, third one is ad hoc committee, fourth is a joint committee and fifth is a office committee। so इस तरह से कमिटियों की रचना की जाती है और जो भी प्रॉब्लम रहते हैं उसको सॉल्यूशन लाते हैं, और ये कमिटी की रचना अलग अलग डिपार्टमेंट से व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होता तब तक उसकी रचना रहती है, उसके बाद उसे डिसॉल्व किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार और किस तरह से रहा है ये हमने देखा। सो इसके अंदर हमने ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार देखे। इसी तरह से आगे न्यू चैप्टर हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में। पर आप इसका ध्यान रखें कि अगर आप बुक लेते हैं, अगर आप बुक को परचेस करते हैं ना, तो वो आपको बहुत ही इजी रहेगा, और आपका लेक्चर भी मेरे जो है वो एक्सप्लेनेशन में आपको आसानी रहेगी। क्योंकि कई बंदों ने मुझे बोला है, और ये मैंने खुद के मतलब क्लासेस के वक्त भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि सपोज हम लोग थियरी के तौर पे ये लिखवाते थे, उसके बाद उनको इसीलिए मैटर देते थे कि ताकि वो उसका फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। फिर प्रिंटेड भी दिया गया ताकि उनको इजी रहता है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सेकंड डे सपोज कोई लेक्चर रहता है तो वो इजीली अपनी प्रिपरेशन करके आते हैं, कोई भी क्वेरी या कुछ भी लेकर आते हैं तो वो इजीली हम डिस्कस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रहते हैं, और अगले वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, जो 5th चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।